Good morning, students. We were studying the particle nature of the electromagnetic radiation. In this topic, we have covered the two phenomena, that is black body radiation and the photoelectric effect, which shows that electromagnetic radiation behave as a particle also. So next phenomena is atomic spectra, which also shows that the electromagnetic radiation behave as a particle. ओके और यहीं से एटॉमिक स्पेक्ट्रा से ही स्टडी करके बोहर्स को समझ में आया कि जो शेल्स हैं, है ना, किसी भी एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, उनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है या फिर उसको बोल सकते हैं कि क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कोई फिक्स्ड पर्टिकुलर वैल्यू ही की एनर्जी शेल्स किसी एटम में मिलती हैं। ठीक है, जैसे अगर ये सपोज हाइड्रोजन का एटम है तो इस हाइड्रोजन के एटम्स में पर्टिकुलर एनर्जी के ही ऑर्बिट्स प्रेजेंट होंगे, इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है ना, हर एक एनर्जी के ऑर्बिट्स नहीं होंगे, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एनर्जी के ही ऑर्बिट्स जो हैं इस हाइड्रोजन एटम में पॉसिबल है, इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे सपोज इसकी एनर्जी -2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी -1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या इसकी -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सपोज। ठीक है, तो इन सब की जो एनर्जी शेल्स की जो एनर्जी है वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। इसी एनर्जी शेल की ही ऑर्बिट इस हाइड्रोजन एटम में पॉसिबल है और किसी भी एनर्जी के ऑर्बिट्स इस एटम में पॉसिबल नहीं है, इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल। तो ये जो बोहर ने मॉडल निकाला और उसके दिमाग में जो ये आया कि नहीं भाई एनर्जी जो है शेल्स की एनर्जी फिक्स्ड होती है, वो यही एटॉमिक स्पेक्ट्रा की स्टडी करके उसको समझ में आया है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है। पहले तो हमको पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम मीन्स बैंड ऑफ कलर्स और वेवलेंथ को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, कोई भी बैंड ऑफ कलर्स या बैंड ऑफ वेवलेंथ है, बहुत सारे वेवलेंथ के बैंड है एक, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जैसे कि विबग्योर एक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, जैसे रेनबो एक स्पेक्ट्रम है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है हमारा विबग्योर का, वो एक स्पेक्ट्रम है, उसमें बहुत सारी वेवलेंथ होती हैं और उसका एक बैंड बनता है। ठीक है, सो दे आर स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम हो गया। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा को पढ़ने से पहले आपको एक जो बातें हैं वो याद रखनी है। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम लाइट बोल सकते हैं, ठीक है, किसी भी मैटर पे अगर वो पड़ता है, ठीक है, इंटरेक्ट करता है, अगर आप केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलें तो इंटरेक्ट करता है। जब भी लाइट जो है किसी एटम या मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है। तो जैसे ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ओके, जब इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ती है इस एटम पे तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, एक तरीके की एनर्जी है ये। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, एनर्जी है। तो उसने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया इस इलेक्ट्रॉन ने, पर इस इलेक्ट्रॉन ने जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब किया ना, अब वो इस स्टेट में नहीं रह सकता, इस ऑर्बिट में नहीं रह सकता, वो जंप करके कहाँ चला जाता है, हायर ऑर्बिट्स में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि उसने एनर्जी गेन कर ली तो क्या करेगा, वो जंप करके हायर ऑर्बिट्स में चला जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एनर्जी क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी आ रही है, उसको क्या किया है, इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करके वो क्या कर गया, हायर एनर्जी लेवल में पहुँच गया। सो एनर्जी इज़ नथिंग बट अ वेवलेंथ। ये कोई वेवलेंथ की एनर्जी है जिसको ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और हायर एनर्जी स्टेट में पहुँच गया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गया, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो अब आपको मैंने पहले ही बताया कि हर एक एटम्स या पूरे यूनिवर्स में ये ऐसा है कि एवरीबडी वांट्स स्टेबिलिटी, सबको स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबल बनना है उसको। तो अगर इसको स्टेबल बनना है तो क्या करता है, ये कुछ एनर्जी रेडिएट करता है।
ठीक है, उस एनर्जी को रेडिएट कर देता है और वापस से अपने शेल में आ जाता है और स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो देखो एक बार उसने एनर्जी क्या की, एब्जॉर्ब की, और दूसरी बार उसने यहाँ पर देखो एब्जॉर्ब करके क्या किया, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में पहुँच गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, समझ में आया कि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एटम और एटम का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जब इंटरेक्शन हुआ तो इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और हायर एनर्जी शेल में पहुंच गया, पर वहाँ पर वो बहुत अनस्टेबल रहेगा, तो वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, और जब एनर्जी रेडिएट करता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है और वापस से वो जंप करके अपने लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई लाइट रेज या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन हुआ तो ये हुआ, वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो क्या हो गई, वेवलेंथ इमिट हो गई। ठीक है, यहीं से स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट आता है, जिसको हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, और यहीं से एटॉमिक स्पेक्ट्रा बनता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो टाइप का होता है, इमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है जब किसी एटम या मॉलिक्यूल्स में पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उस रेडिएशन में जो एनर्जी है उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करके हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये सबसे लोएस्ट है, जो न्यूक्लियस के पास जो शेल होता है ना वो सबसे लोएस्ट होता है, उसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट होती है। फिर उसके बाद ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी सबसे ज़्यादा ऑर्बिट्स, इस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और इस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे पास है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी स्टेट में चला गया तो वो क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है। तो अगेन वो जो एनर्जी की उसने एक्सेप्ट किया है, एब्जॉर्ब किया है, उसको रेडिएट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और उसके बाद वापस से अपने ऑर्बिट में आ जाता है। ठीक है, यहीं से हम क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। इतना कॉन्सेप्ट समझ लिए, अब आगे पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम जैसे मैंने बताया था आपको कि बैंड ऑफ क्या है, वो वेवलेंथ है या फिर बैंड ऑफ कलर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर वाइट लाइट को हमने प्रिज्म से पास किया तो वो 7 कलर्स में अपने 7 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया, इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, दिस इज द विजिबल स्पेक्ट्रम जो 700 नैनोमीटर से स्टार्ट हो रहा है और 400 नैनोमीटर के करीब करीब खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस स्पेक्ट्रम में कि जो कलर्स हैं उनकी ओवरलैपिंग है, दैट मीन्स वेवलेंथ की यहाँ पर ओवरलैपिंग है। यहाँ पर देखो वेवलेंथ एक दूसरे से मर्ज हो चुके हैं, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, जब देयर इज नो गैप बिटवीन वेवलेंथ, वेवलेंथ के बीच में कोई गैपिंग नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। वन वेवलेंथ मर्जेस इनटू अनदर, एक वेवलेंथ दूसरे वेवलेंथ में मर्ज हुआ रहता है, यहाँ पर देखो मर्जिंग है, सो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब हम आते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा में। तो जैसे मैंने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या तो इमिट करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है, तो इमिट और एब्जॉर्ब करने के समय जो हमको स्पेक्ट्रम मिलता है उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, दो टाइप के एटॉमिक स्पेक्ट्रा होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड इमिशन स्पेक्ट्रा। देखते हैं कि क्या क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, क्या होता है। So absorption spectrum is the spectrum obtained when white light is passed through a sample of material। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि ये स्पेक्ट्रम हमको कब मिलता है, जब व्हाइट लाइट, जैसे हमने यहाँ पर एक बल्ब लिया है, बल्ब से कौन सी लाइट निकलती है, व्हाइट लाइट, उसको हम पास करते हैं एक किसी भी सैंपल से। हमने यहाँ पर एक कोई कोल्ड गैस ले लिया है, उसको गर्म नहीं किया है, उस गैस को कोल्ड स्टेट पे। ठीक है, उस गैस, कोई भी मटीरियल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो उस वाइट लाइट को हम उस गैस के थ्रू पास कर रहे हैं। सैंपल एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ्स, है ना। आपको पहले मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब कोई मैटर लाइट से इंटरेक्ट करती है ना, तो वो कुछ वेवलेंथ को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ वेवलेंथ को अपने से पास कर देती है, ये मैंने बताया था आपको। तो ये गैस भी वही करेगा। ये व्हाइट लाइट से 7 कंपोनेंट्स निकल रहे हैं, है ना। व्हाइट लाइट की जो रेड, ब्लू, येलो, इसके जो 7 वेव कंपोनेंट्स है वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये गैस क्या करेगा, कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ वेवलेंथ को अपने से ट्रांसमिट होने देगा। ठीक है, तो सैंपल एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ्स, इट इज
observe that there are some dark lines in the bright continuous spectra. The dark line correspond to those wavelength absorbed by the sample. तो उससे हमको क्या मिलता है, एक स्पेक्ट्रम मिलता है. जैसे ये वाइट लाइट है, उसको हम एक गैस के थ्रू पास कर रहे हैं, उसके बाद उसको हमने किससे पास किया, प्रिज्म से पास किए, तो हमको ये वाला स्पेक्ट्रम मिला. ठीक है. अब देखोगे इस स्पेक्ट्रम में कहीं कहीं पर ब्लैक लाइंस भी हैं. ये ब्लैक लाइंस क्या बता रही हैं कि इस गैस ने कुछ वेवलेंथ को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है. और जो वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, उसके जो आपको स्पेक्ट्रम में वो जो है वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आपको ब्लैक लाइंस दिखाई दे रही हैं. समझ में आ रहा है. ये जो गैस है, इस वाइट लाइट के कुछ कंपोनेंट, कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है. अब उसको हम क्या करते हैं, प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, तो हमको ये स्पेक्ट्रम मिलता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. यहाँ पर देखो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तो है, बट कहीं कहीं पर जो है आपको ब्लैक लाइंस भी दिख रही हैं. तो इस स्पेक्ट्रम में ब्लैक लाइंस क्यों दिख रही हैं, क्योंकि इस गैस ने उस वेवलेंथ की जो लाइट है, वेवलेंथ है, उसको क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है. ठीक है. सो ये इसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, की जो गैस है या कोई भी जो सैंपल है उसने कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया है, और उसके बाद जो हमको स्पेक्ट्रम मिलता है उसको बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ठीक. क्लियर हुआ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कि क्या कर रहे हैं. अब इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम होगा. ठीक है. इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, सपोज हमारे पास कोई एक्साइटेड गैस एटम है. एक्साइटेड एटम समझते हैं, आपको पहले भी बताया था कि एटम एक्साइटेड कब होता है, जब कोई वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है. सो एटम और मॉलिक्यूल्स दैट हैव एब्जॉर्ब्ड एनर्जी और रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड. तो यहाँ पर हमने गैस को गर्म कर दिया है, गर्म करने से वो जो एटम या मॉलिक्यूल है वो क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया है. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी ऑर्बिट में चले गए हैं, है ना. आपको जैसे मैंने पहले एग्जाम में एक्सप्लेन किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी गेन करते हैं, गेन करके वो क्या करते हैं, हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं. तो यहाँ पर जो गैस है वो एक्साइटेड स्टेट में है क्योंकि वो गर्म है. अब क्या करेगा वो, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट है, वो फिर से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा और कुछ एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा. ठीक है. तो जब ये जो हॉट गैस है जो एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है, जो गैस है हॉट, वो जो एनर्जी रेडिएट करता है उसको अगर हम प्रिज्म से पास करेंगे तो हमको इस तरीके से एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलती है. ठीक है. अब यहाँ पर आपको पूरा ब्लैक दिखेगा और कहीं कहीं पर ही वेवलेंथ दिखेंगे. ठीक है. टू प्रोड्यूस एन इमिशन स्पेक्ट्रा एनर्जी सप्लाइड टू सैंपल बाय हीटिंग और इरेडिएटिंग इट. पहले हम क्या करते हैं, अगर हमको इमिशन स्पेक्ट्रा चाहिए तो पहले उस गैस को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म या फिर उसमें कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे. ठीक है. इस गैस पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे या गैस करेंगे, गर्म करेंगे. तो ये गैस क्या हो जाएगा, इसके जो एटम्स होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में हो जाएंगे. एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद ही इमिशन स्पेक्ट्रा बनता है. ठीक है. क्योंकि ये गैस गर्म है तो ये क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा. ये जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है उसको जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तो इस तरीके से हमको क्या मिलता है, स्पेक्ट्रा. तो ये जो वेवलेंथ है ना, ये वही वेवलेंथ है जो इसने क्या किए हैं, एब्जॉर्ब किए थे, और उसी को वो क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है. ठीक है. आपको याद होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ाते समय मैंने पढ़ाया था कि जो कोई भी मैटर है पहले कुछ वेवलेंथ को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और आप जब गर्म करोगे ना तो उन्हीं वेवलेंथ को क्या करेगा, वो इमिट करेगा. ठीक है. तो आप देखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जो जो वेवलेंथ मिसिंग है, इमिशन स्पेक्ट्रा में आपको वही वही वेवलेंथ दिखेंगे. मतलब जो गैस ने जो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, यहाँ पर सपोज वही गैस है, यहाँ पर गैस ने जो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की वही वेवलेंथ उसने क्या की, यहाँ पर इमिट की. ठीक है. तो इमिशन और जो इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा है, ये एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं. फोटोग्राफिक नेगेटिव, नेगेटिव समझते हैं ना, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव बोलते हैं, जो कैमरे से फोटो खींचते हैं तो नेगेटिव आता है, वो वाला. तो इसको बोलते हैं फोटोग्राफिक नेगेटिव है एक दूसरे के. ठीक है. जो जो आपको यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में मिसिंग लाइन दिखेंगी वही वही जो है एमिशन में आपको दिखेंगी. इसका मतलब है कि गैस जो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है गर्म होने पे उन्हीं वेवलेंथ को क्या करता है, वो रेडिएट करता है. तो उससे हमको मिलता है इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा.
The spectrum of radiation emitted by a substance that has absorbed energy is called an emission spectra. कोई substance पहले energy absorb करता है, उसके बाद वो क्या करता है, energy absorb करने के बाद उसको radiate करेगा, ठीक है। एनर्जी कैसे देगा, हम उसको एटम्स को गर्म करेंगे तो वो एनर्जी ले लेगा, ठीक है, और उसके बाद वो कुछ वेवलेंथ रेडिएट करेगा, ठीक है। जब वो वेवलेंथ रेडिएट करता है, उस वेवलेंथ को हम जब मैग्नेट से प्रिज्म से पास करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा मिलते हैं, ठीक। तो ये एब्जॉर्प्शन समझ में आया और इमिशन समझ में आया। एब्जॉर्प्शन इमिशन में समझ में आ रहा है डिफरेंस के। एब्जॉर्प्शन में देखो ये गैस जो है लाइट रेस को कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है, और बाकी वेवलेंथ को अपने से पास होने दे रहा है, ठीक है। जबकि इमिशन में क्या करें, हम गैस को पहले गर्म करने के बाद वो क्या करने लगा, कुछ एनर्जी रेडिएट करने लगा और उसको फिर हमने प्रिज्म से पास किया तो हमको क्या मिला, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने उसको एक साथ फिर से कर दिया है कि जो एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम में मिसिंग वेवलेंथ है वही आपको क्या मिलेगा, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि गैस ने जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया वही वेवलेंथ क्या करेगा, वो इमिट भी करेगा। समझ में आ रहा है, जो चीज़ एब्जॉर्ब किया ही नहीं उसको तो निकालेगा नहीं ना, उसने ये वेवलेंथ जो यहाँ पर जो ब्लैंक है वही वेवलेंथ क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। तो जब उस गैस को गर्म करोगे तो उसी वेवलेंथ को वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा, तो हमको मिलेगा इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा। देखो इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, लाइन। इससे पहले मैं आपको बताई थी, जैसे ये क्या था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था, क्योंकि कंटिन्यूअस बोलते हैं इसको, एक के ऊपर एक मर्ज है। बट ये जो स्पेक्ट्रम है ना, इसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि हमको क्या मिल रही है, लाइन्स मिल रही हैं। देखो कंटिन्यूअस नहीं है, ये पूरी क्या है, लाइन्स है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। समझ में आया। जैसे ये हाइड्रोजन का है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और ये उसी का है इमिशन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन गैस कौन कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करी, देखो यहाँ ब्लू कलर की, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ और कुछ रेड कलर की वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर रही है। और जब उसको गर्म करेंगे हाइड्रोजन गैस को तो उन्हीं वेवलेंथ को वो क्या करेगी, रेडिएट करेगी। तो देखो दोनों एक दूसरे के क्या है, फोटोग्राफिक नेगेटिव है। इतना समझ में आ गया। अब हम दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसी की स्टडी करके बोअर ने फिर अपना मॉडल बनाया था, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी लाइन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को स्टडी की और उन्होंने अपना सीरीज बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले आए लाइमन भाई साहब, ठीक है। लाइमन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने लाइमन सीरीज बनाई। उनकी सीरीज में क्या है, ये एक सपोज एक एटम है, ठीक है। एटम्स में डिफरेंट ऑर्बिट होते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम, और ये उसके अलग अलग ऑर्बिट है। ये n=1 है, ये n=2 ऑर्बिट है, n=3 ऑर्बिट है, ये 4th ऑर्बिट है, 5th ऑर्बिट है, ये 6th ऑर्बिट है। क्लियर हुआ। तो लाइमन ने क्या देखा कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आते हैं तो 122 नैनोमीटर की वेव रेडिएट करते हैं। जब वो ऑर्बिट 3 से 1 में आते हैं तो 103 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है वो रेडिएट करते हैं। जब 4th से 1 में आते हैं तो 97 नैनोमीटर की, जब 5th से 1 में आते हैं तो 95 नैनोमीटर की, और जब 6 से 1 में आते हैं तो वो रेडिएट करते हैं 94 नैनोमीटर की लाइट रेज वो रेडिएट करते हैं, ठीक है। तो ये किसने बताया, लाइमन ने बताया। और ये जो वेवलेंथ है ना, ये अल्ट्रा वायलेट रेंज है, ठीक है। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ जो मैंने आपकी बुक में उसको देखी होगी, तो ये जो वेवलेंथ है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, अल्ट्रा वायलेट रेंज की। इसको लाइमन ने अपना नाम दिया, लाइमन सीरीज बोला कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी शेल से, किसी भी ऑर्बिट से, कौन से ऑर्बिट में आ रहे हैं, n=1 ऑर्बिट में आते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्बिट से n=1 ऑर्बिट में जब वो ट्रांजिट करते हैं, जंप करते हैं, तो वो कौन सी लाइट वेवलेंथ या वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ रेडिएट करते हैं, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। फिर एक बाल्मर है, बाल्मर ने अपना सीरीज बनाया, बाल्मर सीरीज, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है कहीं से भी जंप करके कौन से ऑर्बिट में आ रहे हैं, सेकेंड ऑर्बिट में आ रहे हैं, आप देखो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से नैनोमीटर की कौन कौन सी वेवलेंथ की लाइट रेडिएट हो रही है, 656 नैनोमीटर से 410 नैनोमीटर की। ये आता है विजिबल स्पेक्ट्रम में। 656 नैनोमीटर मतलब रेड कलर की वेवलेंथ जो है रेडिएट हो रही है।
410 नैनोमीटर मतलब वॉयलेट कलर रेडिएट हो रहा है। तब जब इसका क्या मतलब है, जब इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट से जंप करके सेकेंड ऑर्बिट में आता है तो वो इस वेवलेंथ की क्या होती है, उस वेवलेंथ की एनर्जी रेडिएट करता है। फिर पाश्चन आए, उन्होंने अपनी सीरीज बनाई। अब देखो पाश्चन में क्या हो रहा है, किसी भी ऑर्बिट से कौन सा ऑर्बिट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में जंप कर रहा है। तो इस वेवलेंथ की यहाँ 1875 नैनोमीटर, 1282 नैनोमीटर और यहाँ पर 1094 नैनोमीटर, ये कौन सी रेंज है, इंफ्रारेड रेंज। मतलब जब इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके थर्ड ऑर्बिट में आ रहे हैं, जैसे ये देखो यहाँ पर 4 से थर्ड ऑर्बिट में आ रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है 4 से थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 6 से थर्ड ऑर्बिट पे आ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट पे, कहीं से भी थर्ड ऑर्बिट पे जंप कर रहे हैं। तो जो वेवलेंथ रेडिएट करते हैं वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये कौन सा रेंज है, इंफ्रारेड रेंज। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप करते हैं तो वो इंफ्रारेड जो है वो उस वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जंप कर रहे हैं सेकेंड से 1 में, यहाँ पर जंप कर रहे हैं थर्ड से 1 में। तो वो कुछ जब जंप करते हैं इलेक्ट्रॉन तो कुछ ना कुछ एनर्जी या तो रेडिएट करते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो एनर्जी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जब ऊपर से नीचे आते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो एनर्जी क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं। तो जब एनर्जी रेडिएट करते हैं तो किसी ना किसी वेवलेंथ की एनर्जी रेडिएट करते होंगे। तो जब 1 में आते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेंज में उनकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, ये समझ में है, आपकी बुक में ये वाला डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो सर्कल्स है ना इसको हमने स्ट्रेट लाइन में बना दिया है। n=1 मतलब क्या हुआ, शेल नंबर 1, ये शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, 4, 5, समझ रहे हैं। ये जो सर्कल्स हैं उसको हमने लाइंस में चेंज कर दी हैं। ठीक है, तो लाइमन सीरीज क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी किसी से भी ऑर्बिट से कहाँ पर जंप कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है। ये जो रेडिएशन है वो यूवी रेंज का है और इसको बोलते हैं हम लाइमन सीरीज। बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में जंप करते हैं, और पाश्चन सीरीज में थर्ड ऑर्बिट में। तो देखो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट के जो है, ग्राउंड स्टेट है या जो शेल नंबर 1 है या ऑर्बिट नंबर 1 बोल लो, उसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद वाले ये जो सेकेंड शेल है ना, ये जो सेकेंड ऑर्बिट दिख रहा है, इसकी एनर्जी कितनी है, -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर थर्ड वाले की एनर्जी है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देखोगे जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ते जाते हैं, ऑर्बिट्स की एनर्जी भी क्या है, बढ़ती जा रही है। जो ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी सबसे कम है। तो इसी को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज एंड पाश्चन सीरीज। एग्जाम में कभी कभी बाल्मर सीरीज से जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो समझ में सीरीज, बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज क्या होता है कि उन्होंने, ये जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने स्टडी की कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। ठीक है, और उन्होंने, लाइमन ने क्या स्टडी की, जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी ऑर्बिट से कहाँ जंप कर रहे हैं, n=1 ऑर्बिट में जंप कर रहे हैं, तो उनका रेडिएशन का वेवलेंथ क्या होगा उसके बारे में स्टडी की। बाल्मर ने क्या स्टडी की, अगर इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी ऑर्बिट से ऑर्बिट नंबर 2 में जंप कर रहे हैं तो उनका रेडिएशन कैसा होगा। तो ये जो होता है वो विजिबल रेंज में होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाश्चन ने भी वैसी स्टडी की कि इलेक्ट्रॉन जब है किसी भी इलेक्ट्रॉन से थर्ड वाले ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट से थर्ड वाले ऑर्बिट में जंप करते हैं तो क्या होता है। फिर उन्होंने बताया कि कौन से रेंज में जो एनर्जी रेडिएट होती है, इंफ्रारेड रेंज में एनर्जी रेडिएट होती है। तो ये उनका मानना था। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आपकी बुक में दिया हुआ है। अब एक रेडबर्ग करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सारी स्टडी की और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, फॉर्मूला दिया कि ये जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट हो रही है, इसकी वेवलेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो इसका वेवलेंथ निकालने के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया दिस, 1/λ = दिस। इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, इसको RH शो करते हैं, = 1/ni² - 1/nf²। ni क्या है, इनिशियल ऑर्बिट, nf मतलब फाइनल ऑर्बिट। मतलब सपोज इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है। तो इनिशियल क्या हो गया, थर्ड, फाइनल क्या हो गया, सेकेंड। ठीक है, तो इनिशियल ऑर्बिट मतलब कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर रहा है ना, सपोज थर्ड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में,
सॉरी सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, या फिफ्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है। तो ये एन क्या बताता है, इनिशियल ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन कहाँ था, और फाइनल ऑर्बिट मतलब कहाँ पर वो जंप कर रहा है, उसका ट्रांजिशन कहाँ पर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ये बता दें। तो इस फॉर्मूले से हम लैम्डा निकाल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है कोई एनर्जी या फिर इमिट करता है, तो उस एनर्जी या उस फोटॉन का वेवलेंथ क्या होगा। फोटॉन क्या है, फोटॉन इज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन, ठीक है। आपको पहले बताया फोटॉन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। तो जो फोटॉन है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कोई भी फोटॉन इलेक्ट्रॉन, एक बार फिर से बता देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है ना। जैसे सेकंड से फर्स्ट में आया तो उसने कुछ एनर्जी रेडिएट की, कुछ फोटॉन, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन, ठीक है। एनर्जी व्हाट इज फोटॉन, फोटॉन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, जब सेकेंड से वन में आता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, तो यहाँ से एनर्जी कुछ फोटॉन्स रेडिएट होते हैं, ठीक है। इस फोटॉन जो रेडिएट हो रहा है उसका वेवलेंथ क्या होगा, अगर आपको ये जानना है, समझ रहे। जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकेंड में जंप कर रहा है तो वो कुछ एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ठीक है, कुछ एनर्जी इमिट कर रहा है। उस इमिटेड एनर्जी क्या या उस इमिटेड फोटॉन का वेवलेंथ क्या होगा, अगर आपको ये जानना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। इससे हम बता सकते हैं कि कौन सा वेवलेंथ की एनर्जी फोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की या फिर इमिट की, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है। सो दिस इज द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो स्पेक्ट्रम समझ में, एब्जॉर्प्शन, इमिशन स्पेक्ट्रम फिर से बता देते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब जो कोई भी जो सैंपल है गैस, जैसे हमने यहाँ पर कोई कोल्ड गैस ले रखा है, कोई भी सैंपल क्या करता है, अगर हम वाइट लाइट को सैंपल से पास करते हैं तो कुछ वेवलेंथ को वो जो है कोल्ड गैस एब्जॉर्ब कर लेगी। तो उसका जब हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो जो एब्जॉर्ब वेवलेंथ है उसकी जगह हमको क्या दिखेगा, डार्क पैचेस दिखेंगे। सो दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन में क्या होना चाहिए, इमिशन में जो भी एटम या मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए। एक्साइटेड मतलब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर इस गैस ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, हमने उस गैस को गर्म किया, गर्म करने से क्या किया, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया एटम ने। अब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या करेगा, कुछ फोटॉन रेडिएट करेगा, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा। उसका जब हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो इस तरीके से हमको लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो जो एनर्जी उस गैस ने एब्जॉर्ब किया है, उस सैंपल ने एब्जॉर्ब की है, वही वही एनर्जी वो क्या करेगा, इमिट करेगा, ठीक है। फिर हमने बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज और लाइमन सीरीज के बारे में पढ़ा, और उसका वेवलेंथ, कोई भी जब फोटॉन या फोटॉन जो है इमिट करता है कोई इलेक्ट्रॉन, या कोई इलेक्ट्रॉन जो है फोटॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस फोटॉन का वेवलेंथ क्या होगा, ये जानने के लिए ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जो इसी पे ही बेस है, एटॉमिक मॉडल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पे जो बेस है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो, ओके। थैंक यू।